Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So today I am going to start a new chapter of history, which is chapter number 4, Tribal Society and the Challenge of Colonialism. यानी कि इस चैप्टर में हम ट्राइबल सोसाइटी और ब्रिटिश पीरियड में उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे. With the establishment of the British rule, the traditions, customs and practices of the tribal were forced to undergo a transformation. जैसे जैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगा, जो कस्टम्स थे, हमारे पहले के ट्रेडिशंस थे, या जो ट्राइबल्स जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे या जिन ट्रेडिशन या कस्टम्स को फॉलो करते थे, अब उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ा एक नए तरीके से. बिफोर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, लेट अस हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियड ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़. ये जानने से पहले कि भारत में ट्राइबल्स की लाइफ पर ब्रिटिशर्स का क्या असर पड़ा, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ भारत में कैसे रह रही थी और कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे जिन्हें वो फॉलो कर रही थी. सबसे पहले है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. मैनी ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. भारत के कई ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. दे बर्न द वेजिटेशन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. जंगलों में वो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर जो है फार्मिंग किया करते थे. सबसे पहले वहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन होती थी उस स्मॉल पैच पे उसको जला दिया जाता था. द ऐश फ्रॉम दैट फायर वॉज यूज टू फर्टिलाइज द सॉइल. और जो राख होती थी जलाने के बाद, वेजिटेशन को जलाने के बाद जो राख बचती थी, उस राख का इस्तेमाल जो है मिट्टी उसी ज़मीन पर जो है एज अ फर्टिलाइज़र छिड़क कर किया जाता था. वंस द फील्ड प्रोड्यूस क्रॉप दे हार्वेस्टेड इट एंड देन मूव टू अनदर फील्ड. एक बार उस फार्म से जब फार्मिंग क्रॉप यानी कि फसल मिल जाती थी तब वो उसकी कटाई करते थे. उसके बाद उस फील्ड को छोड़ दिया जाता था और फिर ये दूसरे फील्ड की तरफ बढ़ जाते थे. इन द ट्राइबल लैंग्वेज दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम. अगर हम ट्राइबल लैंग्वेज में कहें तो इस तरह की फार्मिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे झूम, बेवार, दहिया, पोडू, पेंडा, ब्रिंजा, वेलरी, किल एक्सेट्रा. 10th क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइब थे वो मोस्टली इसी तरह से फार्मिंग करते थे. इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस दिस फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन द ट्राइब्स नीडेड टू हैव फ्री मूवमेंट ओवर द इंटायर फॉरेस्ट. देखिए, जब उन्हें इस तरह की कल्टिवेशन करनी है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करनी है, तो उन्हें फ्रीली मूवमेंट की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें फ्रीली घूमने की परमिशन होनी चाहिए थी, ज़रूरी थी, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते थे तभी वो इस तरह की फार्मिंग को फॉलो कर सकते थे. Over the entire forest and the freedom to cultivate a field and then leave it uncultivated for a couple of years. उन्हें ये पूरी आज़ादी थी कि वो जंगलों में कहीं भी जा सकते थे, किसी भी फार्म में, किसी भी ज़मीन के टुकड़े को में, जंगल के किसी भी ज़मीन के टुकड़े फार्मिंग कर सकते थे. कटाई करने के बाद कई साल तक खुला छोड़ सकते थे. द आइडिया बिहाइंड इट वॉज दैट द फील्ड रिगेन इट फर्टिलिटी. ज़मीन में फार्मिंग करने के बाद उसे छोड़ देना, ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाएगी. आपने साइंस में पढ़ा है. इन फॉरेस्ट एरियाज द ट्राइब यूज हर्ब फॉर मेडिसिन्स, वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बैम्बू फॉर मेकिंग फेंसेस, बास्केट एंड अम्ब्रेलास. दस द फॉरेस्ट ट्राइब्स वर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट. जो जंगलों में जो ट्राइब रहती थी वो जंगलों से मिलने वाली हर्ब्स का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए, लकड़ी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के टूल्स बनाने के लिए, बैम्बू का इस्तेमाल फेंस बनाने के लिए जहाँ पे वो रहते थे उसकी फेंसिंग करने के लिए, टोकरियाँ बनाने के लिए, अम्ब्रेलास बनाने के लिए करते थे. दस द फॉरेस्ट ट्राइब्स आर टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या था कि जंगल की जो जातियाँ थीं, यानी जो ये ट्राइब्स थे, वो पूरी तरह से जंगलों पर अपनी पूरी आजीविका के लिए डिपेंड थे, पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड थे. इसके बाद आते हैं हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. Even in the 19th century, many tribal groups still practice their centuries-old occupation of hunting and food gathering. 19th century तक आते आते भी कई ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो अभी भी अपने पुराने तरीक़ों से हंटिंग और फूड गैदरिंग किया कर रहे थे. हंटिंग करते थे और खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे. नेचुरली दीज ट्राइबल ग्रुप्स वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल. अगर हम अलग शब्दों में कहें या सही शब्दों में से कहें तो जो ट्राइबल्स थे वो पूरी तरह से जंगलों पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड थे. द एंटायर ग्रुप डिड कलेक्टिव हंटिंग एंड एट फ्रूट एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. ये जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे ये शिकार किया करते थे, फ्रूट्स खाते थे, जड़ें खाते थे, उनको कलेक्ट करते थे, उसको खाते थे. दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द लोकल मार्केट. और
ये जंगलों के जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट में बेचा भी करते थे ताकि इनको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए।